हेलो एवरीवन। कल मेरी वीडियो के नीचे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनको पढ़ना है फिजियोथेरेपी, एथिक्स एंड लॉ। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो वो मैं धीरे धीरे पिक करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। अगर आप पीजीआई यूनिवर्सिटी से हो तो आपको पता होगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि रूल्स मतलब कितने रूल्स हैं प्रोफेशनल कंडक्ट के। तो देयर आर 8 रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। रूल नंबर 2, रिलेशनशिप विद पेशेंट। रूल नंबर 3, कॉन्फिडेंशियलिटी। रूल नंबर 4, रिलेशनशिप विद पेशेंट, स्टाफ एंड कैरियर्स। रूल नंबर 5, ड्यूटी टू रिपोर्ट। रूल नंबर 6, एडवर्टाइजिंग। रूल नंबर 7, सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। रूल नंबर 8, पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सो गाइस, अब जो हमारा रूल नंबर 1 है जिसमें हमने बात की है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, तो रूल नंबर 1 में आगे फर्दर 7 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ये रूल्स है ना ये अपने आप में ही बहुत वास्ट हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये रूल नंबर 1 स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है तो ख़त्म, नहीं यही आंसर लिख के आ जाना, नहीं। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में भी फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे तभी आपका वो आंसर कंप्लीट होगा। एंड गाइस, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करना। मैं आपको वहाँ पर जो भी पीडीएफ है उसको मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आप सोच रहे होगे ये कैसे पढ़ा रही है, तो गाइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बैचलर्स करते टाइम मैंने प्रिपेयर किए थे, एंड इस नोट्स को पढ़ के ही मैं पास हुई थी। तो पास नहीं, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। ठीक है, तो चलो मैं इन्हीं नोट्स को देख के ही आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि देखो मैं अब मास्टर्स भी हो गई है मेरी, तो कुछ रिफाइनमेंट देखो मुझे भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया मुझे भी पढ़े हुए। बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जूनियर्स हैं वो परेशान नहीं हो, उनको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो ठीक है, नोट्स वोट्स तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या बोलता है कि जो चार्टेड फिजियोथेरेपिस्ट है shall only practice to the extent that they have established, maintained and developed their ability to work safely and competently, and shall ensure that they have appropriate professional liability cover for that practice। ठीक है, अब इतनी इंग्लिश मैंने बोल दी आपको शायद कुछ समझ आ गई होगी, कुछ नहीं भी। तो मैं आपको इस चीज़ में आपको सिंपल चीज़ से बताती हूँ। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ये बोलना चाहता है बेसिकली कि अगर आपको मान लो फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होता है तभी आप प्रैक्टिस करते हो अपनी फील्ड में। तो आपको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में यही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मतलब क्या स्कोप है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन लाइक क्या स्कोप है इस प्रोफेशन की प्रैक्टिस का। ठीक है, चलो फिजियोथेरेपी इज एन अप्लाइड साइंस, ये सबको पता है, विच पोजेसेस इट्स ओन नॉलेज, ये भी पता है सबको, इट्स ओन एजुकेशनल मेथड्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर नॉलेज। लाइक आपको पता ही होगा कि फिजियोथेरेपी इज ऑल बेस्ड ऑन क्लिनिकल नॉलेज एज वेल एज ऑन डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, राइट। तो this is supported by best available evidence of effectiveness, physiotherapy research links theory and developing practice। तो this practice has at the same time retained its links to 3 core skills। अब वो 3 core skills कौन सी हैं? मैनुअल थेरेपी जिसमें कि मसाज, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन आता है। सेकेंड इलेक्ट्रोथेरेपी। थर्ड एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। तो समझ आ गया आपको स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन की प्रैक्टिस का क्या स्कोप है। ठीक है, 3 ही तो पॉइंट्स है, पहला मैनुअल थेरेपी, दूसरा इलेक्ट्रोथेरेपी और तीसरा क्या है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1.2 लगा लो इसको या सेकेंड पॉइंट लगा लो। तो
सेकेंड पॉइंट में क्या है, स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का क्या स्कोप है, ओके अंडरस्टैंड करते हैं इसे। अब जो इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट है, इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है विद इन देयर ओन इंडिविजुअल स्पेस, ठीक है। नाउ दिस मे बी डिस्क्राइब्ड इन जनरल टर्म्स बाय सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्यूपेशनल रोल, जैसे कि रिसर्चर या क्लिनिशियन। सेकंड सेक्टर, कोई भी नेशनल हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, कोई इंडस्ट्री के साथ काम करना है, कोई हायर एजुकेशन है। थर्ड थिंग एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल एक्यूट केयर में या प्राइमरी केयर में। फिर क्लाइंट का कोई ग्रुप है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के ग्रुप के साथ काम करते हो, चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल, पीपल विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज, ठीक है। फोर्थ स्पेशलिटी, कोई भी एग्जाम्पल जैसे वुमेन हेल्थ में आप कर सकते हो, वुमेन हेल्थ में न्यूरोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। फिर है ट्रीटमेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी को यूज़ करता है, कोई एक्यूपंक्चर करता है, कोई कोई और टेक्निक को यूज़ करता है। फिर है टाइप्स ऑफ केसेस दैट द इंडिविजुअल रेफर्स एल्सवेयर, एग्जाम्पल टू अदर ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, अदर फिजियोथेरेपिस्ट, किसी पे के पास भी। तो इसका मेन मतलब क्या है इस पॉइंट का, स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने अपनी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर ली है, अब आप सब एक इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सबका आप डिफरेंट डिफरेंट रोल है, ठीक है। अब कोई तो मान लो 5 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोई बोलेगा नहीं मैं तो न्यूरोलॉजी में करने जाऊंगा एमपीटी, ठीक है, मास्टर्स करने जाऊंगा। कोई बोलेगा नहीं मैं तो ऑर्थो में करूंगा। कोई बोलेगा नहीं मुझे कार्डियो पसंद है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ब्रांच चूज़ कर रहा है। तो इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट प्लेज इंडिविजुअल रोल, ठीक है। किसी को मन है कि मुझे अभी मास्टर्स करनी ही नहीं है, किसी को सीधा अपना क्लिनिक ओपन करना है, किसी को कुछ करना है। तो आपको समझ आ गया इस पॉइंट के बारे में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब पॉइंट नंबर थर्ड, कॉम्पिटेंस कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखो हमने जब ये स्टार्ट किया था, हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में ही ये पॉइंट्स चल रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस का कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें है कॉम्पिटेंस कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कंप्लीट करी और आपने कर दिया काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर, किसी भी काउंसिल में। अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करोगे। जैसे ये समझ लो आईएपी में आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की जो काउंसिल है उसमें। तो अब इसमें क्या है आपको मैं बताती हूँ। जैसे मेंबर्स होते हैं सीएसपी, जो भी जो ये सब कुछ देखते हैं कि जो आपका फिजियोथेरेपी का लाइसेंस है या नहीं है, तो वो कह रहे हैं एक इनिशियल क्वालिफिकेशन है जो कि वैलिडेट करवानी पड़ती है आपको बोर्ड से। उसका क्या बेनिफिट होता है कि आप एक तो प्रॉपरली आप किसी भी पेशेंट को अच्छे से आप देख सकते हो, दूसरा आप जो है कुछ स्किल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं कि आप उसी ही शेल के अंदर ही वो चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि पेशेंट की प्राइवेसी को सपोर्ट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे कि दिस इंश्योर्स अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर सेफ एंड बेनिफिशियल प्रैक्टिस बाय दैट प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट अभी समझाया है। बोथ द प्रोफेशन एंड हेल्थ and the social care arena in which physiotherapy is practiced are subject to constant and rapid change, ठीक है। Every physiotherapist must keep up to date and must engage actively in a constant process of learning and development। अब देखो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें न्यू भी आती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट को एक जगह पे लिमिट नहीं करना है, खुद को नई नई चीज़ों को भी सीखना है, नई नई एडवांसमेंट एंड स्किल्स को भी लर्न करना है, सो दैट कि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। ये पॉइंट खत्म हो गया हमारा 1.3। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है 1.4, जो हम डिस्कस करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्रैक्टिस इनोवेशन। तो अब इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना, आपको भी पता है कि फिजियोथेरेपी, ठीक है, इसमें बहुत सारी इनोवेशंस होती रहती हैं।
तो ये जो फिजियोथेरेपी है ये लिमिट नहीं है, ठीक है। फिजियोथेरेपी में नए नए इनोवेशंस होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका रुक जाना ही काफ़ी नहीं है कि बस एक ही सिलेबस है तो बस ठीक है इसी को करते रहो, नहीं। फिजियोथेरेपी में और भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो हमें उनको भी अंडरस्टैंड करना होता है। तो जो ये वाला पॉइंट है यही चीज़ कवर करता है। एज member of a dynamic and changing profession, physiotherapists have steadily employed and included in the repertoire of physiotherapy a range of treatments, modalities, and philosophies which may continue to be modified or developed. ठीक है, the following is guidance to members wishing to explore new developments in their practice. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। द न्यू मॉडलिटी, टेक्निक और फिलोसफी इज अर्ली बेस्ड अपॉन द कोर स्किल्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई न्यू मॉडलिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने फेलो फिजियोथेरेपिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हो कि यार ये न्यू टेक्निक है, तो इसको आप भी अपने पेशेंट्स पे एम्प्लॉय करके देख लो। या फिर अगर आपने कोई न्यू चीज़ देखी है तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करो, फिर अपने पेशेंट्स पे उस चीज़ को यूज़ करो। तो इसका मतलब ये है कि इनोवेशन से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड बना है कि मान लो आपने किसी पेशेंट को टेंस लगाया या अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी है, तो आप ये थोड़ी ना है कि आप टेंस और अल्ट्रासाउंड थेरेपी ही दोगे, आप उसमें कुछ इनोवेशंस भी तो कर सकते हो सकता है कि किसी और केस में टेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। तो ये इनोवेशन, ये दिमाग लगाना, आइडियाज़ ढूंढना, ये भी एक फिजियोथेरेपी का पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ड्यूटी ऑफ केयर, सिविल लाइबिलिटी। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसकी असेसमेंट करते हो, तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हो ना कि आप इसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे पेशेंट को, राइट। तो क्या आपकी लीगल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं पेशेंट के लिए। अ ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी मे बी टेस्टेड एज फॉलोज। फर्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ केयर द प्रैक्टिशनर मस्ट यूज इज अ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज, इन अदर वर्ड्स neither the highest nor the lowest degree of care and competence, ठीक है। ए प्रैक्टिशनर विल नॉट बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस जस्ट बिकॉज समवन ऑफ ग्रेटर स्किल एंड नॉलेज वुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। देखो सिंपल सी बात है, मान लो इस ड्यूटी ऑफ केयर को मैं आपको एक मतलब हिंदी वाले उसमें समझाती हूँ। देखो ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है कि किसी और फिजियोथेरेपिस्ट तो अपने क्लिनिक पे ये ट्रीटमेंट देते तो मैं भी यही ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं। ड्यूटी ऑफ केयर क्या बनता है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है उसको पहले तो प्रॉपर एग्जामिनेशन करोगे, उसकी प्रॉपर असेसमेंट करोगे, तो ही आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाओगे या उनको कोई सेट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट दे पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई किसी और फिजियोथेरेपिस्ट ने तो ये चीज़ दी है तो यार वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसने मुझे लगता है कि उसने ज़्यादा कुछ अच्छा दे दिया, नहीं। आपका भी खुद सेल्फ स्टैंड है, आपको भी पता है कि आपको अपने पेशेंट को असेस कैसे करना है और क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, ओके। मूविंग टू दी सिक्स्थ पॉइंट है प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मेंबर्स डू नॉट एक्सटेंड देयर प्रैक्टिस इन सच अ वे दैट इज़ अननोन और अनएक्सेप्टेबल टू दी एम्प्लॉयर, ओके। It is the responsibility of individual chartered physiotherapist to check on their professional liability cover, ठीक है। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसका कोई इंश्योरेंस है, तो आपको वो भी चेक करना है कि वो उसका इंश्योरेंस कवर है, तो उसको इंश्योरेंस के अंडर आपको ट्रीट करना, ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट 1.7 डेलीगेशन में क्या है, डेलीगेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टास्क टू अदर्स इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ इंश्योरिंग दैट इफेक्टिव यूज ऑफ फिजियोथेरेपी रिसोर्सेज अकर, ओके। फॉर रेजिस्टेंट द फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट इंश्योर दैट इट इज सेफ एंड कॉम्पिटेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई असिस्टेंट है आपके साथ, तो आप उसको जो चीज़ डेलीगेट करवा रहे हो, जो चीज़ आपको कह रहे हो कि यार ये चीज़ कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपरली कॉम्पिटेंट है उस चीज़ को करने के लिए या नहीं है, ओके। तो आज हमने डिस्कस किया है हमारा रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। हमारा रूल नंबर 1 था स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो अब बाकी के रूल्स हम डिस्कस करेंगे कल, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।